हेलो एंड वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 13 सितंबर पे पहुंच गए और इस मंथ के आज हम लास्ट के आज करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम द हिंदू अपनी पीआईबी की सीरीज़ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आज 30 सितंबर के हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपके सारे करंट अफेयर कवर हो जाएँ। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए। मार्किंग स्कीम में ये है कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आप सेफ जोन पे रहिए और डेंजर जोन पे फॉल ना करिए। डेंजर जोन वो होता है जहां आप 10 में से जो 6 का जो एक क्राइटेरिया है उससे नीचे आते हैं, मतलब 6 से नीचे स्कोर करते हैं, उसको कहा जाता है डेंजर जोन। ठीक है, तो कोशिश करिएगा उस जोन से में ना आए और आते भी हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज़ करना है और हाफ एन आवर के बाद अच्छे तरीके से सारा स्कोर एडिट करके फिर से लिखना है। ठीक है, और 24 आवर्स के बाद एवरीबडी हु आर वाचिंग द वीडियो एवरीबडी नीड्स टू रिवाइज। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट रिवीजन यू विल फॉरगेट ऑल द थिंग्स दैट यू रिवाइज। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने रिवाइज़ किया पहले, उसको वापस से रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। तो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ लोकेटेड एट हैनले लद्दाख। ये लोकेटेड है हैनले लद्दाख के अंदर। सेकंड है, इट इज़ रिमोटली ऑपरेटेड यूजिंग अ डेडिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। कि इसको जो मेनली यूज़ किया जाता है, ये रिमोटली यूज़ किया जाता है, मतलब रिमोट एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो पहुंचना सैटेलाइट्स के लिए काफ़ी कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इट इज़ रिमोटली ऑपरेटेड, इसको रिमोटली ऑपरेटेड किया जाता है डेडिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक के लिए। ठीक है, कि अच्छे तरीके से हमारे सैटेलाइट से कनेक्शन बना रहे, उसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। देखिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहाँ पे, लद्दाख में लोकेट करता है। तो पहले स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है और ये इट इज़ रिमोटली ऑपरेटेड, इसको रिमोटली ऑपरेटेड किया जाता है जिसमें डेडिकेटली जो सैटेलाइट, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन लिंक को बनाया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक उनसे बनाए रखने के लिए इस सैटेलाइट का, मतलब इस टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, ये एक हाउस विद इन द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये हैनले नियर लेह लद्दाख के अंदर, मतलब इसको हाउस की तरह एक मतलब रूम की तरह बनाया गया है, उसके अंदर इसको रखा गया। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर इसको रखा गया है और वहाँ से इसको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो टेलीस्कोप है ये रिमोटली ऑपरेटेड किया जाता है जिसमें डेडिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक को बैठाया जाता है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आईआईए के अंदर आता है। ठीक है, आईआईए ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। और ये जो टेलीस्कोप है इट हैज़ कंप्लीटेड 2 डिकेड्स इन ऑपरेशन। इसने अपने 2 डिकेड मतलब 20 साल, ठीक है, 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, चलो इसकी फ़ोटो देखते हैं किस तरीके दिखता है। देखिए, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक हाउस की तरह होता है और इसके अंदर ये ऊपर से सैटेलाइट यहाँ पे फिक्स रहता है, एक टेलीस्कोप फिक्स रहता है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी रिमोट एरिया आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विज्ञान ज्योति स्कीम। तो विज्ञान ज्योति स्कीम के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है, इट एम टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर गर्ल्स इन स्कूल टू परस्यू साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन हायर एजुकेशन। कि इसका एम यही है कि क्रिएट करना एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी गर्ल्स के लिए स्कूल के अंदर, ताकि वो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन हायर एजुकेशन, जितनी भी हायर एजुकेशन है उसमें अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें, उनको अच्छे तरीके से उनका पीछा करके उनको पा सकें। ठीक है, अच्छे तरीके से पा सकें। सेकंड है, द स्टूडेंट सेलेक्टेड वुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड साइंस कैंप्स एट आईआईटीज एंड एनआईटीज। कि इसके अंदर जो भी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अटेंड कर सकेंगे साइंस कैंप जो आईआईटी और एनआईटीज के होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर सोचिए और फिर हमको बताइए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
चलो देख लेते राइट आंसर। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या। देखो सबसे पहले जो विज्ञान ज्योति, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि समथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन साइंस फील्ड, ठीक है। तो जो भी साइंस के फील्ड में होगा उसी के ऊपर कुछ यहाँ पे बात की जाएगी। तो देखिए इसका जो एम दिया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना गर्ल्स के लिए, ताकि वो परस्यू कर सकें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, हायर एजुकेशन में अच्छा खासा एक लेवल प्लेइंग फील्ड परस्यू कर सके, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि ये उनकी जो डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है। तो विज्ञान ज्योति आप अगर किसी इनिशिएटिव के ऊपर लिखते हैं, किसी एजुकेशन फील्ड के ऊपर लिखते हैं, तो प्लीज़ इसको मेंशन करिएगा, इसको नोट डाउन करके जरूर रखना, ठीक है, विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में। सेकंड है क्या, इसके अंदर जो भी गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगी, मतलब जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी साइंस कैम्प में जाने का, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में जरूर कोशिश करेगा इसको लिखने की, ठीक है। इसके अंदर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, मतलब 100 गर्ल्स स्टूडेंट इन 550 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 2020-2025, तो 2020 से 2025 के बीच जो भी 550 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 गर्ल्स को जो चुना जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी कि वो साइंस कैंप अटेंड कर सकें आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये उनके एक डेवलपमेंट के लिए गर्ल्स के बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए 550 डिस्ट्रिक्ट से लाना है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होंगे सभी के सभी डेवलप होंगे, कुछ अनडेवलप भी होंगे, ठीक है, कुछ रूरल एरियाज भी होंगे, वहाँ से भी गर्ल्स को उठाया जाएगा, उनके भी एजुकेशन के लिए बात की जाएगी। तो देखिए ये पूरा एक सांचे की तरह बना बनाया अच्छा खासा एजुकेशन के तौर पर उनको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सभी तरीके के बच्चों को ये अच्छा खासा इनिशिएटिव लिया गया है। तो कोशिश करिएगा इस तरह का इनिशिएटिव जरूर मेंस में लिखिए, ठीक है। तो विज्ञान ज्योति स्कीम है, इसका वर्क यही एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना गर्ल्स के लिए, ताकि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एसटीएम, इसको शॉर्ट फॉर्म स्टेम कहते हैं, इसके क्षेत्र में उनको हायर एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल सके, ओके। और यहाँ पे जो रहेगा, जो ऑल्सो जो मैंने आपको बताया ना, एक्सपोजर किया जाएगा गर्ल्स स्टूडेंट को जो रूरल बैकग्राउंड से आती है, ताकि हेल्प की जा सके, प्लान की जा सके उनकी जर्नी, इसके स्कूल से लेके उनकी जॉब तक की, ताकि उनकी जो चॉइस है फील्ड साइंस की फील्ड में वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव देखता है विज्ञान ज्योति स्कीम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैगेलेनिक क्लाउड। तो मैगेलेनिक क्लाउड अभी ये न्यूज़ में था, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ दो स्टेटमेंट है, बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज कंप्राइज ऑफ 2 बाइनरी स्टार सिस्टम, कि इसके अंदर 2 बाइनरी स्टार सिस्टम होते हैं। सेकंड, द मैगेलेनिक क्लाउड ऑर्बिट द मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्लाउड्स होते हैं ये ऑर्बिट करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को, जो हमारी जो दुग्ध मेखला जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसी को। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, अगर न्यूज़ में देखा होगा, क्योंकि साइंस और टेक की न्यूज़ है, में पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या ये इसके अंदर 2 बाइनरी स्टार सिस्टम आते हैं। देखिए ये इसमें गलत है, ये 2 बाइनरी नहीं, 2 इर्रेगुलर स्टार सिस्टम है। इर्रेगुलर बाइनरी में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके 2 रहेंगे जो स्टार सिस्टम, उनकी जो रेगुलरिटी होगी वो काफ़ी हद तक सेम होगी, लेकिन यहाँ पे इर्रेगुलर सिस्टम है, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से इमेज में देखेंगे तो समझ में आएगा। सेकंड एक स्टेटमेंट, जो मैग्नेटिक क्लाउड है ऑर्बिट करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी विल बी योर राइट आंसर। कुछ चीज़ें और समझते हैं कि जो मैग्नेटिक क्लाउड्स है ये कंप्राइज करता है 2 इर्रेगुलर गैलेक्सीज, ठीक है। तो जो इर्रेगुलर गैलेक्सीज को करेक्ट करता है, यहाँ पे क्या दिया आपको, ठीक है, यहाँ पे जो बाइनरी स्टार सिस्टम दिया, तो ये स्टार सिस्टम नहीं है, यहाँ पे 2 इर्रेगुलर गैलेक्सीज, ठीक है, ऐसी गैलेक्सी जिनका शेप अभी निश्चित नहीं है, उन दोनों को जब हम एक मिक्सअप में करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मैग्नेटिक क्लाउड्स कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड जिसको LMC, और सेकंड होता है आपका स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड, ठीक है। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक क्लाउड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नेटिक क्लाउड ये ऑर्बिट करते हैं मिल्की वे को, ये एवरी 1500 मतलब 1500 मिलियन ईयर्स, हर 1500 साल में एक बार इनका क्या होता है, ऑर्बिट कंप्लीट होता है। और ईच अदर, इसके अलावा जो अदर जो भी हैं, जो मैग्नेटिक क्लाउड्स के अलावा जो हैं, वो 900 मिलियन ईयर्स में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दे आर ओनली विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर एंड बिकेम नोन इन यूरोप आफ्टर द एक्सपीडियंस लेड बाय द पुर्तगीज एक्सप्लोरर फ्रेडिंगन एंड मैगलियन, ठीक है। तो जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे फ्रेडिंगन मैगलियन, उनके ने ये बताया था कि इसको केवल
सदर्न हेमिस्फेयर से ही देखा जा सकता है, जिसको जाना जाता है यूरोप आफ्टर एक्सपीडिशन के द्वारा, और जिसको किसने लैंड किया था, पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे जो आपके फ्रेडिनेंड मैगलन, ठीक है, फ्रेडिनेंड मैगलन, और उन्हीं के नाम पे इसको मैगलन क्लाउड भी कहा जाता है। थोड़ा सा हम इसकी इमेज देखते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कि ये इधर वाला ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा ये वाइट कलर जो ये पूरा हमारा क्या है, ये मिल्की वे है। तो समझ लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये कंप्लीट वाला, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई होप अगर विजिबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज इधर देखिए, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है अभी दिख रहा है, हाँ ये, और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों मान लीजिए दो अलग अलग क्या है, गैलेक्सीज है, बट इट हैज़ नॉट अ रेगुलर शेप, ठीक है, इनके पास कोई रेगुलर शेप नहीं है। तो क्या होगा, ये जब मिलेंगे तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मैग्लेनिक क्लाउड, ठीक है, क्या कहते हैं, मैग्लेनिक क्लाउड। और यही एक पूरी जो हमारी मेन गैलेक्सी है, इसका एक ऑर्बिट लगाने के लिए कितना, एटलीस्ट 1500 मिलियन ईयर्स लेती है मिल्की वे का एक ऑर्बिट करने के लिए, इसको मैग्लेनिक क्लाउड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्टली मैच, इनमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पाक स्ट्रेट, क्या श्रीलंका से रिलेट करता है। सेकंड है बाब एब मंडेब स्ट्रेट, क्या यमन से रिलेट करता है। एंड थर्ड है आपका मलक्का स्ट्रेट, क्या इंडोनेशिया से रिलेट करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है, कुछ चीज़ समझ लेते सबसे पहले इसके बारे में कि जो पाक स्टेट है ये श्रीलंका से, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों बनाया, देखिए मैंने इसके ऊपर कल भी एक क्वेश्चन बनाया था कि अभी रिसेंटली ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंकाई गवर्नमेंट के लिए जो बुद्धिज़्म है उसमें जो उनके लोगों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हमारी कनेक्टिविटी बुद्धिज़्म से और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया है, 15 मिलियन का, एक सेकेंड, 15 मिलियन का ग्रांट, ठीक है, 15 मिलियन का ग्रांट दे रहे हैं, किसको, श्रीलंका को दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो बुद्धिज्म के फील्ड में थोड़ा बहुत डेवलप किया जा सके अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने और भी जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको लेके क्वेश्चन बनाया है। तो जो पाक स्टेट है श्रीलंका से लोकेट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो बाबल मंडब स्टेट है ये यमन से लोकेट करता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका अरेबियन पेनिनसुला और जिबूती इन दोनों के बीच आता है, ठीक है। इरिट्रिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है। मलक्का स्टेट सभी ने नाम सुना होगा, मलक्का स्टेट कहाँ से, इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड में मलक्का स्टेट आता है, ठीक है। चलो इसकी लोकेशन भी देखेंगे, पहले राइट आंसर देख लेते हैं कि बाकी स्टेट भी करेक्ट है। बाब एल मंडेब स्टेट ये यमन से लोकेट करता है, ये भी करेक्ट है। और मलक्का स्टेट इंडोनेशिया से कलेक्ट करता है सुमात्रा आइलैंड में, ये भी करेक्ट है। तो तीनों आंसर करेक्ट है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इसकी लोकेशन समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये आपका सोमालिया है, ठीक है, दिख रहा है सोमालिया। यहाँ पे ये जो आपका रेड सी है, और ये आपका जो गल्फ ऑफ स्टेट है ये जिबूती हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये बीच वाले जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है बाब एल एडब, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, एक सेकेंड, क्या कहा जाता है, बाब एल एडब। और यहाँ पे नाम भी लिखा हो, थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये इधर पे आता है। ओके, आई होप आप इसको याद रखेंगे। और पाक स्टेट सभी जानते हैं, ये श्रीलंका का ये वाला जो बॉर्डर हमारा, ठीक है, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जिसको कहा जाता है राम सेतु के नाम से आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, पाक स्टेट भी कहा जाता है। ओके, आई होप आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द 13th अमेंडमेंट टू द श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 13th अमेंडमेंट क्या है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन ए डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द प्रोविंशियल काउंसिल, कि डेवोल्यूशन करना पावर किसके लिए, प्रोविंशियल काउंसिल से लिए। सेकंड है डीमार्केशन मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया, की जो मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया की उसका डीमार्केशन करना। थर्ड है रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन फिशरमैन, ठीक है, कि जो इंडियन फिशरमैन है उनका रिपैट्रिएशन, उनको किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाना, ठीक है, ये 13 अमेंडमेंट कहलाता है। एंड डी है स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट वाइल कर्बिंग पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, कि स्ट्रेंथनिंग करना पार्लियामेंट को, जबकि जो कर्बिंग पावर होती है, जो नियंत्रण पावर होती है, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास होती है। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए 13th अमेंडमेंट ये रिलेट करता है आपका श्रीलंकाई कॉन्स्टिट्यूशन से, कि डेवोल्यूशन करना पावर का टू द प्रोविंशियल काउंसिल। इसको साइन किया गया था इंडिया और श्रीलंका के बीच जब हमारे राजीव गांधी प्रेसिडेंट थे 1987 में।
ठीक है, 1987 में 13 अमेंडमेंट को साइन किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 अमेंडमेंट जो है श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन से बताता है कि इसको पास किया गया था 1987 में, कि इज एन आउटकम ऑफ द इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ जुलाई 1987, जिसको साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और जो प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धने इनके बीच, इन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व श्रीलंका एथनिक कन्फ्लिक्ट। तो जो भी श्रीलंका के एथनिक कन्फ्लिक्ट थे हमारे इंडिया की जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ, ठीक है, जो हमारे इंडिया के साथ, उन सभी को पूरा रिड ऑफ करने के लिए, दूर करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, इसके जरिए क्या किया जाता था, इससे प्रोविंशियल काउंसिल का निर्माण किया जाता था, जो एश्योर करती थी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट टू द इनेबल ऑफ 9 प्रोविंसेस इन द कंट्री इंक्लूडिंग सिन्हाला मेजोरिटी एरियाज टू सेल्फ गवर्न, ठीक है, कि इसके अंदर 9 प्रोविंशियल, जो भी कंट्री के अंदर 9 प्रोविंसेस को बनाए जाएंगे, जो क्या करेगा, सिन्हाला जो मेजोरिटी है उसके लिए भी सेल्फ गवर्न का सिस्टम तैयार करेगी। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, इट इज़ सिन्हाला, ठीक है, ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है, सिन्हाला है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये आपका श्रीलंका से बिलोंग करती है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली रेस 2020 वॉज इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट। तो ये RAIS जिसको रेस 2020 कहा जाता है, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग, ठीक है, तो इसको जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सेकंड है, इट इज़ मेगा वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये एक मेगा वर्चुअल समिट अभी की गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C 1 and 2 एंड ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। आपने इसका सोच लिया होगा। देखिए, इसको जो स्टार्ट किया गया, ये मेटी से ही स्टार्ट किया और नीति आयोग से, लेकिन स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यूपीएससी यही माइनर सी मिस्टेक करके आपको दे देती है। यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी और यहाँ क्या लिखा है, मेटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको स्टार्ट किसने किया है? ठीक है, इट इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग, इनने मिलकर स्टार्ट किया, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इनिशिएटिव नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। सेकंड है, क्या ये मेगा वर्चुअल समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में? ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो नीति आयोग है, इसने मिल के ये वर्चुअल समिट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर स्टार्ट की है, जिसको रेस 2020 कहा गया है। और रेस जिसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो रेस का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। रेस मतलब आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबल, AI आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और फॉर S फॉर होता है सोशल, और E फॉर होता है आपका एम्पावरमेंट 2020। तो इसको फ्रॉम अक्टूबर 5 to 9 2020 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मतलब अक्टूबर 5 to 9 तक ही चलेगा, 5 से लेकर 9 तक चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रेस 2020 है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक पहला इस प्रकार का ग्लोबल मीटिंग, एक माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसको लाया गया है, जो ड्राइव करेगा, इंडिया को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, विजन और जो उसके रोड मैप तैयार करने में हेल्प करेगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इंक्लूजन करने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए। AI टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से कि किस तरीके से हम इंडिया को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे जो एरियाज, जो हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, स्किलिंग है, मोबिलिटी है, फिनटेक हो गया, रिसर्च, इंक्लूसिव AI, फ्यूचर ऑफ वर्क अमंग अदर। तो इन सभी क्षेत्रों को रखा गया है इसके अंदर। उन सभी क्षेत्रों में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से यूज़ और ज़्यादा बढ़ाना है, वो रेस 2020 प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जाएगा, आगे बात की जाएगी। तो इसको आप अगर कुछ भी साइंस के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव लिखते हैं, तो रेस 2020 मतलब रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, इसके बारे में जरूर मेंशन करेगा। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड इट विल ऑल्सो फीचर्स सम स्टार्टअप वर्किंग इन AI रिलेटेड फील्ड्स। इसी के अंदर कुछ ऑल्सो फीचर भी जो स्टार्टअप के अंदर लाए जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आए तो बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में पूछना है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। आपको केवल आधे घंटे की जरूर वीडियो मिलती है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने अभी कल ही डिस्कस किया था, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद थोड़ा बहुत उसका इनिशिएटिव, कुछ भी थोड़ा बहुत उसका मतलब आपको सहयोग मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, अदरवाइज फिर भी यहाँ कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। फर्स्ट है मलयालम लिटरेचर अवार्डेड विद द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड, कि मलयालम लिटरेचर को अवार्ड किया गया था 55th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। एंड सेकंड है टिल नाउ ओनली वन ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन टू इंग्लिश लिटरेचर, कि अभी तक जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये केवल एक ही बार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में समझते हैं, फिर हम इसके आंसर पे आएंगे, ठीक है। कि इसको अचीव किया गया था, रिकॉग्निशन किया गया था हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड कंट्री का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इसको कहा जाता है। लिटरेसी मतलब साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड इसको माना जाता है, ठीक है। और इंग्लिश अलॉन्ग विद अदर इंडियन लैंग्वेज इज कंसिडर फॉर द अवार्ड, इसके साथ इंग्लिश और इंडिया की कोई भी अदर लैंग्वेज इस अवार्ड के लिए कंसिडर की जा सकती है। और ये अवार्ड है ओपन फॉर ओनली इंडियन सिटीजन एंड इज गिवन एनुअली, इसको हर साल दिया जाता है, जो इंडियन सिटीजन बस के लिए होता है। और इसके अंदर जो प्राइज रखा गया ये 11 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं और साइटेशन किया जाता है। और एक ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वाग्देवी सरस्वती की जो एक प्रकार से जो फोटो होती है वो दी जाती है, जो गॉडेस ऑफ लर्निंग के नाम से, जिसको हम गॉडेस ऑफ लर्निंग कहते हैं। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है। इसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ उसके द्वारा। और 2019 में ऑथर अमिताभ घोष वॉज फेलिसिटेटेड विद 54th ज्ञानपीठ अवार्ड, कि उनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और ही बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू बिकम अ ज्ञानपीठ अवार्ड, जिनको पहली बार इंग्लिश के क्षेत्र में इस तरीके का अवार्ड मिला था। और इस साल जो दिया गया है ये मलयालम पोएट अकित्तम अच्युतम नमोदित्री, जिनको कन्फर्ट किया गया है 55th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, इनको 55th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे अगर आपने राइट आंसर सोचा होगा तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि मलयालम लिटरेचर को दिया है, ठीक है, 55th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो पहली स्टेटमेंट तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए। बस सेकंड स्टेटमेंट में आपको यही देखना था कि टिल नाउ मतलब अभी तक केवल एक ही बार इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, और वो भी कौन सा था, वो 54th था, मतलब लास्ट ईयर ही दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेनेशन बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज पर द जियोग्राफिकल लोकेशन। इन सिटीज़ को नॉर्थ से साउथ की ओर जमाना है। अगर आपने ध्यान से मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप आप इसको जमा लेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर हम डिस्कस करेंगे और इसके पीछे का कारण भी समझेंगे कि आखिर न्यूज़ में क्या है। तो पहली सिटी है बाकू, सेकेंड है तिबलिशी, थर्ड है आपकी अशगाबाद एंड फोर्थ है तेहरान। तो इसका जो ऑर्डर दिया है करेक्ट ऑर्डर में आपको जमाना है। ऑप्शन ए 2 1 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन 3 3 2 1 4 एंड ऑप्शन डी 4 3 2 1। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम मैप में चलते हैं और मैप में देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैप यहाँ पे धुंधला है, क्योंकि मुझे इसका रियल मैप अच्छे तरीके से मिल नहीं रहा था। देखिए ये सारी सिटीज़ कहाँ की हैं, ये सारी सिटीज़ आपकी वेस्टर्न जो आपका वेस्ट एशिया उसकी है। अभी ये न्यूज़ में क्या है कि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, कहा जा रहा है कि टर्की ने जो अजरबैजान वाला जो एरिया है, ठीक है, हमारा अजरबैजान आर्मीनिया वाला, तो आर्मीनिया के एक वहाँ के जो एक पायलट है उनकी हत्या कर दी है। मतलब मिसाइल से उनका एक पायलट क्या कर दिया है, मतलब एक प्लेन को क्रैश कर दिया है। तो ये न्यूज़ में था, तो ये अभी इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है कि टर्की क्यों ऐसे, मतलब टर्की ऐसे कैसे कर सकता है कि जब वो एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं एक अरब वर्ल्ड में, ठीक है, उस तरीके से, तो वो एक दूसरे को किस तरीके से हमला कर सकते हैं, एक दूसरे को किस तरीके से वॉयलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं, सबसे ऊपर यहाँ देखिए ये जो आपका अजरबैजान दिया हुआ है, ठीक है, अजरबैजान दिया है। तो यहाँ सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, बाकू दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। और बाकू के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर बिल्कुल, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखना, ठीक है, जहाँ पे मैंने टिक किया हूँ, ठीक है, ये आपको तबलीशी दिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो तबलीशी आपका सबसे ऊपर है, जो किसकी, जो एक जॉर्जिया बाजू में दिख रही कंट्री, जॉर्जिया की कैपिटल है, ठीक है। और उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आपका बाकू आता है। फिर और नीचे आप अगर आएंगे तो क्या जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका जाएगा ये
अशगाबाद और 4th नंबर पे आपका तेहरान जो ईरान की कैपिटल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका आता है ये कैस्पियन सी और नीचे आपका क्या था पर्शियन गल्फ। तो कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच कौन सी कंट्री है, तो ये आपकी ईरान है, ये भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर देखिए सबसे पहले समझते हैं। सबसे ऊपर हमने क्या देखा था तबलीशी, तो ये आपका राइट आंसर सेकंड सबसे पहले आएगा। फिर आएगा आपका ऑप्शन बी बाकू, मतलब ऑप्शन 1 बाकू। फिर आएगा ये अशगाबाद और आप लास्ट में आएगा तेहरान, मतलब 2 1 3 4। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज लैंडलॉक। तो इनमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी नॉर्वे एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री इन यूरोप विच, जो कौन सी एक लैंड, मतलब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपकी लैंड लॉक कंट्री है। देख लेते हैं स्टेटमेंट में कि देखिए यूरोप के अंदर ऐसी 17 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री, जिसमें आपका एंडोरा, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, कोसोवो, सिजिक रिपब्लिक, हंगरी, आपका जो आपका लिचटेंशियन, ठीक है, लग्जमबर्ग, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, सैन मारिनो, सार्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड एंड वेटिकन सिटी। तो ये जो कुछ सिटीज़ हैं जिनको क्या कहा जाता है, ये यूरोप के अंदर ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या है, ये लैंड लॉक कंट्रीज़ मानी जाती है। मैप में देखते हैं, समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमको दिया हुआ है, यह देखो स्विट्जरलैंड, ठीक है, एक लैंड लॉक कंट्री है ना, यहाँ पे सारी लैंड है, यहाँ लैंड है, यहाँ लैंड है, इससे क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेड सैंडर्स। तो रेड सैंडर के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है दीज आर एंडेमिक टू साउथ इंडिया, कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। सेकंड है इट इज कैटेगराइज एज एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN, कि इनको कैटेगराइज किया गया है केवल एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए रेड लिस्ट ऑफ IUCN में। ठीक है, तो कैटेगराइज बस किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने इसका सोच लिया होगा। देखिए सबसे पहले कि ये एंडेमिक साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, क्या ये जो इनको कैटेगराइज किया गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, रेड लिस्ट के लिए, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। इनको कैटेगराइज नहीं किया गया है, इनको डाल दिया गया, मतलब इनको लिस्टेड कर दिया गया है। ठीक है, तो इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द रेड लिस्ट। तो ये कैटेगरी में अभी नहीं आते, इनको लिस्ट में डाल दिया गया उसी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। देखिए इनको इट इज़ लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 2 में आता है जो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज का आता है, जो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना के इसको रखा गया है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं सबसे पहले कि देखो ये जो है कि इनको लिस्टेड तो किया गया है लेकिन ये एंडेंजर्ड में नहीं है। ठीक है, एंडेंजर्ड इनकी स्टेट नहीं है। क्या है इनका जो स्टेटस है कि इट इज़ लिस्टेड एज किसमें, थ्रेटेंड, THREATEND। ठीक है, तो इनको थ्रेटेंड कैटेगरी में इनको रख दिया गया। ठीक है, तो आई होप आप इसको याद रखेंगे, इनका IUCN स्टेटस जरूर याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इन्होंने पुट किया है कैटेगरी के अंदर इसको, जो नियर थ्रेटेंड है ऑफ अर्लियर एंडेंजर्ड स्पीसीज थे जो पहले रेड लिस्ट में थे, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया, इनको थ्रेटेंड की कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, कि इनका ठीक ठाक अभी देखी गई है कि पैदावार ठीक ठाक है, और ये ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो आपका पलोकोंडा एंड जो शेषाचलम जो हिल रेंज है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और इसके अलावा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी एरिया में भी मिल जाते हैं। रेड सैंडर को आप वैसे भी पेट्रोकार्पस सेंटिलिनियस के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी एंडेमिक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसकी जो एक प्रकार से हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन में पाया जाता है। तो ये इसका डायग्राम है। ओके, तो फ्रेंड ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जितना भी स्कोर आया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, आपको भी पता चले कि आप कितने पानी में हैं, आपसे कितना आंसर आपसे आ रहा है। ओके, ताकि आपको भी पता चलता रहेगा। और अगर कम स्कोर आया 6 से तो वीडियो को प्लीज़ हाफ एन आवर के बाद रिवाइज कर लीजिएगा, और ताकि अपना अच्छे तरीके से स्कोर, अगर फिर भी आपका 10 में 10 नहीं आ रहा, मतलब आपने फिर भी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं सुना है। ठीक है,
तो फिर से सुनिएगा और वापस से एक बार अपना जो भी स्कोर है इसको एडिट करके अच्छे तरीके से लिखिएगा, और 24 आवर्स के अंदर जो भी वीडियो को देख रहा है सभी को एक बार रिवाइज जरूर करना है, अदरवाइज जो भी आपने पढ़ा वो सब आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, रिविजन करते रहिए, और जो आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।